मंच पर विराजमान संगीत विदुषी प्राचार्य मीनाक्षी जी, कविवर श्री प्रकाश जी, डॉक्टर कुमकुम पांडे जी और हमारे मित्र जगन्नाथ जी, सामने दीप शिखा जी हैं, अरुणेश जी, अरुण जी और आप सभी सुधी श्रोतागण जो पिछले 6 सत्रों से इस चर्चा को बहुत मनोयोग से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मैं मीनाक्षी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 21वीं सदी की हिंदी कविता में पर्यावरण चेतना जैसा विषय इस संगोष्ठी के लिए चुना। ये आज के हालात को देखते हुए बहुत मौजूद विषय है। मौजूद इसलिए है कि हम समझते हैं कि पर्यावरण है क्या और कविता से उसका क्या सरोकार है। हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण, परि और आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब हमारे चारों ओर और आवरण जिसने हमको घेर रखा है। तो हम अपने चारों ओर जिस चीज से घिरे हुए हैं, वायुमंडल, पहाड़, नदियां, जंगल, प्राणी, वो सब मिल करके पर्यावरण बनाते हैं। और कविता से उसका सरोकार कुछ इस तरह से है कि कहते हैं कि कविता जो है वो अपने समकाल को दर्ज करती है। हमारे समकाल में अगर पर्यावरण के समक्ष चुनौतियां हैं तो उनको दर्ज करना कविता की अनिवार्यता है, उसका कर्तव्य भी है और उसका अभीष्ट भी। 21वीं सदी की बात चल रही है, पर कविता में पर्यावरण संबंधी विषय उससे पहले से ही आते रहे हैं। तुलसीदास लिखते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं वो पर्यावरण को कि सिमिट सिमिट जल भरहि तरावा, जिम सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जलनिधि महु जाई, कोई अचल जिम जीव हरि पाई। कि जिस तरह से थोड़ा थोड़ा तालाब सिमट सिमट करके जल, तालाब में जल भरता है, उसी तरह से जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, वो गुणी मनुष्य में एकत्रित होते हैं। और नदी का चंचल जल जिस तरह से समुद्र में जा करके स्थिर हो जाता है, उसी तरह से जो जीव है वो जब हरि से उसका मिलन होता है तो वो उसका चांचल्य समाप्त हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। पर तुलसीदास सिर्फ अध्यात्म से ही नहीं जोड़ते, वे पर्यावरण को राजनीति से भी जोड़ते हैं। जब वे रामराज की कल्पना करते हैं तो कहते हैं कि फूलहि फरहि सदा परिपालन, रहहि एक संग गज पंचानन। यानी वृक्ष जो थे, जो तमाम प्राकृतिक चीजें थी, वो अपने समय पर फलते फूलते थे। जो है हाथी और शेर सह सामंजस्य की भावना से साथ साथ रहते थे। हमारे तमाम कवि, चाहे 70 के दशक के हों, 80 के दशक से लेकर के आज के युवतम कवियों तक में हम देखेंगे तो पर्यावरण के प्रति चिंता झलकती है। वो अलग अलग रूपों में दिखती है। कभी जब हम बाजारवाद के खिलाफ लिख रहे होते हैं तो उसमें भी कहीं कहीं पर्यावरण संरक्षण का भाव है कि बाजार किस तरह से हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। जब हम भूमंडलीकरण के खिलाफ कुछ लिख रहे होते हैं तो वो भी पर्यावरण को बचाने की ही चिंता होती है। यहाँ तक कि जब हम
सांप्रदायिकता के खिलाफ लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे सामाजिक पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास भी होता है। काफ़ी विद्वान वक्ताओं को आप लोगों ने सुना है। आखिरी समापन सत्र है। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं नरेश सक्सेना जी की एक कविता है जो चंद लाइनों में मेरी सारी बात कह देती है। हो सकता है इसके पहले सत्र में किसी ने उसका उल्लेख किया हो, कुछ पंक्तियों को किया हो या सुनाया भी हो, लेकिन मैं चूंकि अंतिम सत्र में आया हूं तो मैं उसको जरूर सुनाना चाहूँगा कि पर्यावरण की चिंता में हरियाली बचाने की बात सबसे महत्वपूर्ण तरीके से आती है। तो नरेश जी की एक कविता है, एक वृक्ष भी बचा रहे। एक तरह से एक कवि की वसीयत है अपनी भावी पीढ़ी के नाम। तो लिखते हैं, अंतिम समय जब कोई नहीं जाएगा साथ, एक वृक्ष जाएगा। अपनी गौरैयों गिलहरियों से बिछुड़कर साथ जाएगा एक वृक्ष। अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। चिता पर अग्नि में प्रवेश करेगा वही मुझसे पहले। कितनी लकड़ी लगेगी शमशान की टाल वाला पूछेगा। गरीब से गरीब भी 7 मन तो लेता ही है। लिखता हूं अंतिम इच्छाओं में कि बिजली के दाह घर में हो मेरा संस्कार, ताकि मेरे साथ एक बेटे और बेटी के साथ एक वृक्ष भी बचा रहे संसार में। ये इस पूरी चर्चा को समेटती हुई कविता है, एक कवि की आकांक्षा जिसमें पूरी तरह से प्रकट हुई है। और वक्तव्य का अंत में यहाँ पर तो कवि की इच्छा थी, और वक्तव्य का अंत में कवि की चेतावनी से खत्म करना चाहता हूँ। और वो कवि हैं हमारे श्री प्रकाश जी। इनकी एक कविता है ओरहन। पूर्वांचल के लोग समझते होंगे ओरहन, और जो नहीं समझते उनके बता दूं कि ओरहन की हिंदी है शिकायत, या अंग्रेजी में कंप्लेंट। उलाहना भी होता है, दूसरा ये शिकायत के रूप में भी हमारे यहाँ बच्चे ने पड़ोसी के यहाँ कुछ गड़बड़ करके आया तो उसकी माँ ओरहन देने आती है कि भाई आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया है जो उसको संभाल के रखना, नहीं तो आगे से ठीक नहीं होगा जो है। तो उस ओरहन कविता की पंक्तियां हैं जो कि बाढ़ के संदर्भ में है कि बाढ़ जिसे हम बाढ़ समझते हैं, बाढ़ जो कि बाढ़ थी असल में बाढ़ नहीं थी। यह तो नदी का एक ओरहन था अपनी यातना के खिलाफ। तो ये चेतावनी है, उलाहना है कि भैया समझ जाओ, नहीं समझोगे तो जो होगा फिर उसको आप भुगतोगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। कितना लोग खुश हो गए जल्दी बात खत्म करने से जो है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस समय सबको कितनी जल्दी है। मैं लिख के लाया तो कई पन्ने थे पर मैं कविता सुना देता हूँ। मुझे आपकी ट्रेन का भी तो ध्यान रखना है। 7 बजे अब एक कविता जरूर सुनाइए। ऑक्सीजन पर सर की बहुत अच्छी कविता है बच्चों। ऑक्सीजन पर कविता आपके पास नहीं है, मैं वही देखता हूँ।
ऑक्सीजन से पहले एक और कविता सुनाता हूँ। ये पर्यावरण के संबंध में है कि पर्यावरण में हमारी चीजें किस तरह से एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो आप लोग पढ़ाते होंगे हिंदी में अन्योन्याश्रित, तो इसका शीर्षक है अन्योन्याश्रित। हवा चूमती है फूल को, हवा चूमती है फूल को, और फिर नहीं रह जाती है वही हवा, और फिर नहीं रह जाती है वही हवा कि उसके एक एक झोंके पर फूल ने लगा दी है अपनी मुहर। और फूल भी कहाँ रह गया है वही फूल कि उसकी एक एक पंखुड़ी पर हवा ने लिख दी है सिहरन। फूल के होने से महक उठी है हवा, हवा के होने से दूर दूर तक फैल रही है फूल की खुशबू। इस तरह एक के होने ने कितना सार्थक कर दिया है दूसरे का होना। ऑक्सीजन, जो आप कविता की बात कर रहे थे, ऑक्सीजन हमारे पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है ये पिछले साल तब पता चला जब कोरोना की लहर अपने चरम पर थी, तो लोग एक एक सिलेंडर के लिए किस तरह से भाग रहे थे। और तमाम चैनलों पर कहा जा रहा था कि ये तंत्र की विफलता है, इसे सरकार की विफलता नहीं, तंत्र की विफलता कहा जा रहा था। तो इसका कविता का शीर्षक है ऑक्सीजन। यूं तो हवा में उपलब्ध थी वह हर जगह, लेकिन सिस्टम की तरह अदृश्य थी। यूं तो हवा में उपलब्ध थी वह हर जगह, लेकिन सिस्टम की तरह अदृश्य थी, और उनसे ही नहीं हो पा रहा था उसका मिलाप जो उसके लिए तड़प रहे थे दिन रात। वह जहां जहां से होती थी रुखसत, वहां वहां उसकी खाली हुई जगह में भरती जाती थी हाँफने और खांसने की आवाजें। वह जहां जहां से होती थी रुखसत, वहां वहां उसकी खाली हुई जगह में भरती जाती थी हाँफने और खांसने की आवाजें। बूढ़े हाँफ रहे थे लगातार, रह रह कर हाँफ रहे थे नौजवान। हाँफ रहा था महिलाओं का हौसला, हाँफ रही थी बच्चों की मुस्कान। हाँफ रहा था समूचा तंत्र हाँफते हुए श्मशान में। हाँफ रहा था समूचा तंत्र हाँफते हुए श्मशान में, और तंत्र के तांत्रिक व्यस्त थे किसी और ही अनुष्ठान में। जो तंत्र के तांत्रिक व्यस्त थे किसी और ही अनुष्ठान में। धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने अपने वक्तव्य में हमें बताया कि किस तरह से भूमंडलीकरण, बाजारीकरण हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, प्रकृति में स्थिरता की कितनी जरूरत है। साथ ही सर ने ये भी बताया कि संगठन में कितनी शक्ति है। इसके लिए सर ने फूल और हवा के एक कविता हमें सुनाई, जिसके लिए हम सदा सर के आभारी रहेंगे।
साथ ही सर ने यहाँ पे कोरोना काल में ऑक्सीजन की मारामारी के मार्मिक दशा का विवरण भी दिया, जिसको सुनकर बहुत ही अजीब सा अनुभव हो रहा है फिलहाल अभी। मुझे लगता है शायद सभी को हो रहा होगा, अगर उस काल में आप उस स्मृति में पहुंच गए होंगे तो, कि वो मारामारी शायद ही हमने कभी देखी थी, और ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस हमने कभी नहीं, हमें पता नहीं थी, लेकिन इस कोरोना काल में हम सभी को इसके प्रति जागृत कर दिया है। मुझे लगता है हर अब किसी को पेड़ लगाने से प्रेम हो गया है, हर कोई चाहता है कि अपने बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ अब अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्राचार्य मैडम को, जो बहुत ही ऊर्जावान आशावादी है। मैम प्लीज आप यहाँ पर आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद इस सत्र की संचालिका डॉक्टर कुमकुम पांडे जी। 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार 21वीं सदी में हिंदी कविता में पर्यावरण चेतना मुख्य विषय। 2 सत्र में यहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े वक्ता आए, मुख्य अतिथि आए, उन्होंने अपना वक्तव्य इस संबंध में दिया, चर्चाएं हुई। अब इस समय जब समापन की ओर है और कुछ तो निष्कर्ष निकलना ही चाहिए, इतना हम लोग ने समय दिया है इस पर्यावरण को बचाने के लिए, कुछ तो ऐसी बातें आनी चाहिए जो भविष्य में, जो हमारे सामने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कुछ तो संदेश होना चाहिए। मैं अभी बैठी यही सोच रही थी, काश फिर से वही समय आ जाए जो हम इन कवियों से, इन कथाकारों से ये कहें कि नहीं, नदियां वैसी ही बह रही हैं, वैसे ही चंचल हैं, पर्वत वैसे ही अधिक खड़े हैं हमें मुश्किलों से सामना करने के लिए, हवाएं उतनी शुद्ध हो चुकी हैं कि अब हमें ऑक्सीजन नहीं खरीदनी पड़ेगी और ये कोरोना बीमारी फिर नहीं आएगी। काश कि ऐसा हो जाए, ऐसे ही संभव हो जाए और हम इस पृथ्वी के सभी जीव, चाहे वो हम बौद्धिक और जो हमारे जो कहना चाहिए पशु हैं, पशु पक्षी, वो सब निर्भय होके इस पृथ्वी में संचरण करें। उन्हें लगे कि नहीं, इससे अच्छी तो और कहीं जगह हो ही नहीं सकती, हम हमेशा इसी में रहे। काश ऐसा संभव हो जाए और कुछ निष्कर्ष ऐसा निकले और हमारे कवि हमें प्रेरित करें, कथाकार ऐसे उदाहरण उपमाएं दें कि नहीं, ऋतुएं अभी सभी समय पर परिवर्तित हो रही हैं, समय पे अपना काम कर रही हैं। कभी आप समुद्र के किनारे या कहीं भी खड़े हो जाइए या प्रकृति के किसी भी कण से आप प्रेरणा लेना चाहें तो दीजिए। प्रकृति नहीं थक रही, पृथ्वी संचालित है, अपने कार्य में लगी है। समुद्र, वायु, कोई भी इस अंश को देखे, सुने, समझे तो अपने कर्म में लगी है, सतत लगी है, सदियों से। हवा नहीं थकी, नदियां नहीं थकी, जो भी नदियां हैं जिस रूप में हैं, लेकिन हम प्राणी थक जाते हैं, लेकिन ये अपना कर्म कर रही हैं। तो क्यों ना इस पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, इसी में हम सबको संलग्न हो जाना चाहिए और कुछ ऐसा करें कि फिर से वही पर्यावरण आ जाए जो सदियों पहले था। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगी। धन्यवाद।
धन्यवाद मैडम सुंदर वक्तव्य के लिए। तोड़ना है हर पिंजरा मेरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी। बाहर खामोशी से ही, बाहर खामोशी से ही, भीतर तूफान अभी बाकी है, भीतर तूफान अभी बाकी है। मैं बात कर रही हूँ इस सत्र में, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी का, जिनसे हम 2 दिनों से लगातार परिचय प्राप्त ही करते जा रहे हैं। सर ने अलग अलग सत्र में अपनी अलग अलग भूमिकाएं भी निभाई हैं। इनके व्यक्तित्व से हम अभी तक भली भांति परिचित भी हो चुके हैं। सर जितने सुंदर व्यक्तित्व के धनी बाहर से दिखाई पड़ते हैं, उतने ही अंदर से भी हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा है यहाँ पर उनकी उपस्थिति से। तो हम सर के परिचय के मोहताज नहीं है। कल हमने उद्घाटन समारोह में ही सर का परिचय प्राप्त कर लिया था, उनसे बहुत बातचीत भी हुई है और हमें सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा अनुभव भी हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी का कि वो मंच पर आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी को आमंत्रित करें। मोस्ट वेलकम। आज समापन सत्र के अध्यक्ष के दायित्व के निर्वहन की प्रक्रिया में मंच पर विराजमान प्रिय कवि और कथाकार अरुण आदित्य जी, विशिष्ट उपस्थिति दर्ज करती हुई इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य और संगीत विशारद मीनाक्षी वाजपेयी जी, और कार्यक्रम के संयोजक युवा आलोचक प्रिय जगन्नाथ दुबे जी, सुखद और सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर कुमकुम पांडे जी, इस सभागार में बैठे हुए सर्जक, शिक्षक और सभी शिक्षार्थी। 2 दिन से 6 ऑफलाइन सत्र संपन्न हो चुके हैं और 2 ऑनलाइन, यानी कुल 8 सत्रों में यह जो संगोष्ठी संपन्न हो रही है। हम लोग समझते हैं कि हम सब ने बहुत कुछ सीखा है इस संगोष्ठी में शामिल होकर के। हमारे लिए, हम तो बनारस से आए थे आप सबसे मिलने, आप सबको देखने, लेकिन जब हम लौट रहे हैं, यानी हम विचार के साथ तो यहाँ प्रवेश किए थे, लेकिन जब लौट रहे हैं तो हम भाव भी लेके जा रहे हैं और भावुक भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी भाव विकलता, आपका भाव संप्रेषण और आपका भाव सानिध्य, जो तीनों स्तरों पर हमें मिला है, बाहर से आए हुए सभी अतिथियों को मिला है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और भाव की यह भास्वरता सरस्वती के माध्यम से आप तक पहुँचे और माँ सरस्वती आप पर कृपालु हो, खास करके जो यहाँ पर नौजवान छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, और इस आयोजन से उन पर कम से कम सरस्वती इतना दबाव तो बना दें कि वह संवेदनशील हो, विचारवान हो और देश के एक सुंदर भविष्य हो और सुंदर यशस्वी नागरिक हो। बहुत कुछ बातें यहाँ पर हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है कि नई सदी की कविता, जिसे आप 21वीं सदी की हिंदी कविता की बात कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ, शुरू में ही मैं आपसे कह दूँ कि नई सदी की हिंदी कविता पर्यावरणीय पीड़ा की प्रतिध्वनि रही है। अब जब मैं पर्यावरणीय पीड़ा की प्रतिध्वनि कह रहा हूँ तो इससे सीधा आशय यह है कि पिछले 3 दशक की जो हिंदी कविता लिखी जा रही है,
वह अपने प्रकृति को बहुत करीब से देखते हुए लिखी जा रही है। और इस पीड़ा की अनुभूति और उस परिवेश की अनुभूति के बगैर कविता का सृजन संभव नहीं था। और हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हिंदी भाषी लोगों के लिए, कि पिछले 3 दशक की हिंदी कविता ने यह करके दिखाया है। और शायद ही ऐसा कोई कवि मिले, यहाँ तो सबकी चर्चा संभव नहीं है, फिर भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, मैं करूँगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसा कवि हो जो 2000 के बाद आया हो, लिख पढ़ रहा हो और उसने उसकी कविता में पर्यावरणीय पीड़ा की प्रतिध्वनि न सुनाई दे रही। यह एक सूत्र है जिसके लिए आपके मैडम प्राचार्य कह रही थी कि क्या सूत्र लेकर के आप जाएं, उस प्रतिध्वनि को सूत्र लेकर के आप जाइए और फिर आप सुखद भविष्य की कामना करते हुए आप कुछ ऐसा करिए कि हम फिर उसी हरे भरे जंगल और हरे भरे परिवेश के सानिध्य में खुद को पाएं और ये जो महामारी बीती है फिर इससे उबरते हुए हम प्रकृति के सानिध्य में अपना सरोकार विकसित करें। निश्चित रूप से अभी यहाँ पर कुमार मंगलम बैठे हुए हैं, युवा कवि हैं। इनकी एक कविता तद्भव के नए अंक में छपी हुई है जिसमें हत्या के बारे में इन्होंने कहा है कि हत्या इस समय चर्चा नहीं चर्या है। आप देखिए यह बिल्कुल जो युवतम पीढ़ी का कवि है वह किस तरह से उस पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि अगर इनके शब्द लेकर के मैं कहूँ तो जो पीड़ा है अब चर्चा नहीं चर्या, चर्या का मतलब दिनचर्या से है, रूटीन है, अवसाद, पीड़ा, संत्रास हमारे लिए दिनचर्या का विषय है। हम इसका निषेध करते हैं, हम ऐसा कुछ करें कि यह चर्चा का विषय बने, हमारी चर्या का विषय न बने, हमारी दिनचर्या का विषय न बने। और हिंदी कविता ने यह कर दिखाया है, उसने प्रतिवाद किया है, उसने लगातार जहां भी शोषण, जैसे मैंने उद्घाटन सत्र में आपसे बताया था कि पूंजीवाद औद्योगिक क्रांति के बहुत पहले से शोषण के खिलाफ हिंदी कविता ने आवाज बुलंद की है। और उस मध्यकाल की कविता से लेकर के आधुनिक कविता में एक लंबा वितान है, लेकिन 2000 के बाद जब पीड़ा बढ़ी, उसकी प्रतिध्वनि बढ़ी, तो कविता ने भी उसको जैसे कहते हैं कि पोएटिक रिस्पांस दिया, एक काव्यात्मक प्रतिक्रिया दिया जो कविता का दायित्व हो सकता था या कविता का दायित्व होना चाहिए था। जब हम लोग कविता की बात करते हैं और नई सदी के साहित्य की बात करते हैं तो देखिए कविता में 2 चीज बुनियाद होती है। एक तो होता है स्वप्न, स्वप्न के बगैर कोई कविता संभव नहीं हो सकती। इसी नाते कवि को कहा गया है कि वह अपने जगत का ब्रह्मा हुआ करता है क्योंकि वो स्वप्न देखता है। देवताओं को स्वप्न नहीं होता, इस नाते देवता कविता नहीं लिख सकते। वो यश कमा सकते हैं, सत्ता में रह सकते हैं, सुख भोग सकते हैं, काव्यत्व केवल मनुष्य को ही संभव है क्योंकि आदमी ही है जिसके पास स्वप्न की संकल्पनाएं होती हैं। और दूसरा यह है कि वह कविता एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। तो कविता की जो 2 बुनियादी भूमिका है, एक तो स्वप्न और दूसरी जिम्मेदारी। हिंदी कविता ने, नई सदी की कविता ने स्वप्न भी देखा है और कवि की जिम्मेदारी का भी निर्वाह किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ। अब वो तो चीजें एक श्लोक है ही, आप जानते हैं कि अपारे काव्य संसारे कवि रेवह प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। कवि जो है जैसा देखना चाहता है संसार को, उसका अर्थ ये है कि जैसा चाहे बदल देता है, जैसा दिखना चाहिए समाज को वैसा अपनी कविता में दिखाता। क्यों? क्योंकि वह एक तरह का अल्टरनेटिव सोसाइटी, वैकल्पिक समाज का निर्माता हुआ करता है। इसी नाते वह स्वाधीन होता है, वह अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त किसी की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता। इसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी हमारी नई पीढ़ी के कवियों ने या आज के कवियों, ऐसा नहीं कि पहले के लोग, अपने पुरखों की प्रतिध्वनि से भी ये कविता बनती है और उनके स्वर भी दिखाई देते हैं, जिसको टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में बहुत खूबसूरती से कहा है कि परंपरा की प्रतिध्वनि अगर आपके वर्तमान में नहीं है तो वर्तमान की मौलिक रचनात्मकता से आप हमेशा वंचित रह जाएंगे।
तो ये चीज़ें उस पर वो एक अलग डिबेट। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो स्वप्न है और जिम्मेदारी का जो एहसास है यह, और ऐसा न होने से कविता नहीं कुकविता कहलाती है। और उद्घाटन सत्र में किसी ने जिक्र दंडी के नाम से किया था। दंडी का वह नहीं है, असल में यह जो ये कारिका है वह भामह की है। 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार में लिखा था उन्होंने कि कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर मनीषिणः। वो कहते हैं उनकी पूरी कारिका यह है, जो संस्कृत के यहाँ पर आचार्य बैठे होंगे जानते हैं कि ना कवित्वम अधर्माय व्याधये दंडनाम वा कुकवित्वम पुनः साक्षात मृत्युर्माहुर मनीषिणः। तुम कविता नहीं लिखोगे तो तुम दंड के भागी नहीं होगे। कविता लिखना कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन खराब कविता लिखोगे तो साक्षात नरक में जाओगे, साक्षात तुम दंड के भागी बनोगे। अब खराब कविता लिखने का मतलब है कि आप पीढ़ियों को बर्बाद करेंगे। तो खराब कविता के बहुत सारे पैरामीटर्स हम लोग साहित्य के विद्यार्थी के नाते पढ़ते पढ़ाते उनके डिटेल्स मैं कहना चाहता हूँ। उसका जो अर्थ है वो ये है कि ऐसी कविता जिसमें स्वप्न भी न हो और जिसमें जिम्मेदारी का एहसास न हो, मूलतः वह खराब कविता होती है। नई सदी की जो कविताएं आई हैं, जिन्होंने पर्यावरणीय बोध के दायरे में अपनी कविताएं लिखी हैं, वे स्वप्न से भी संचित हैं और जिम्मेदारी से भी रचित हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। इस अर्थ में आप देखिए, और ऐसा नहीं कि केवल ये पहली बार हो रहा है इस जिम्मेदारी का। यहाँ पर साहित्य के विद्यार्थी और मैडम ही जानती हैं, क्योंकि धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है 1954 में प्रकाशित हुआ था, और संगीत के और कलाकारों ने बहुत उसका मंचन किया है। उसके म्यूजिकल रिदम को आज भी हम लोग सुनते सुनाते उसका मंचन होता है। तो जब अश्वत्थामा उसमें ब्रह्मास्त्र चला देता है पागल हो करके, तो व्यास की उसमें ध्वनि सुनाई देती है। वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, वो कहता मैं पागल हो गया हूँ। तो व्यास ने कहा कि तुम अश्वत्थामा, तुम अपने इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लो, अन्यथा उत्तरा के गर्भ पर वो गिरेगा और भारत का भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि एकमात्र उस कुल वंश में, वही उत्तरा के गर्भ में वो संतत पल रहा था, जिससे भारत वंश का निर्माण होता है। वो कोई अलग प्रसंग है। लेकिन जो कहा उन्होंने, अय अधम, अय नीच, संबोधित किया उन्होंने, पृथ्वी की सारी वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी। मैं जब इस समय बम बरसक हवाई जहाज को देखता हूँ, मीडिया में आप सब जानते हैं पिछले 32-34 दिन चल रहा है, तो मुझे 54 में अंधा युग में लिखे हुए धर्मवीर भारती के वो सारे वाक्य याद आते हैं कि संततियां नष्ट होंगी। और तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हम लोग आ गए हैं। सोचिए, अगर इग्नाइट होकर पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो गई, तो अभी हम कोरोना की महामारी से ठीक उबर नहीं पाए हैं। 80 का पेट्रोल 120 की तरफ बढ़ रहा है। उस समय क्या स्थिति होगी, कौन मरेगा? उच्च वर्ग या उच्च मध्य वर्ग तो काम चला भी लेगा, लेकिन जो निम्न वर्ग है उसकी क्या दुर्दशा होगी, कभी आपने सोचा है? तो ये चीजें हैं। तो ये जो नराधम शब्द का वहां उन्होंने इस्तेमाल किया वो है। तो यह तरह का पर्यावरण का एक बृहत्तर जो संकट है वो हमारे सामने भी दिखाई दे रहा है। और हमारे कवियों ने युद्ध पर कविता लिख करके प्रकृति और पर्यावरण को कविता इसको एड्रेस किया। लगातार युद्ध पर कविताएं लिखी जा रही हैं। इसका मतलब ये मत समझिए कि कभी युद्ध का इंतजार कर रहा था, कभी किसी घटना का इंतजार नहीं करता। लेकिन जब घटना का होना उसके वश का नहीं होता, लेकिन उसका रिस्पांस तो उसके वश का तो हो ही सकता है। वो अपनी संवेदनात्मक प्रतिक्रिया तो दे ही सकता है कि शायद कुछ संवेदनशील लोगों पर उसका असर पड़े। कभी अपनी विशिष्टता में उस सामान्य को संबोधित करता है, और वो सामान्य बोध को संबोधित करते हुए वह हर मनुष्य के अंतरंग को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि शब्द की उसके पास सत्ता है और शब्द का ही उसके पास अनुशासन हुआ करता है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि वह कवि, नई सदी का कवि, एक अपने बृहत्तर नागरिक दायित्व के दायरे में वह निरंतर पर्यावरणीय चिंता की कविताएं लिख रहा है। अब एक संदेश है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि इसके पहले वाल्मीकि हों, व्यास हों, या कि मान लीजिए कि होमर वेस्ट में रहे हों, तो उन्होंने लिख दिया तो समाज बदल गया। लेकिन आने वाली पीढ़ी उससे अपने लिए संदेश लेती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब स्पार्टा और एथेंस में टकराव हुआ था,
तो 30 वर्ष तक एथेंस की सीमाओं को सीज किया गया था, और जिसका कि बाद का पक्ष ये रहा कि उसमें प्लेग की पहली महामारी धरती पे आई 430 बीसी के आसपास, जो ऑन रिकॉर्ड है, जिस पर हम लोगों ने लगातार उस पर बातचीत की है। एक तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ ये कि देखिए, ये जो प्रकृति शब्द है, उस प्रकृति हमारे यहाँ जो जिससे जुड़ा हुआ पर्यावरण है, यानी वह हमारे लिए अन्य नहीं है, यानी कविता के लिए वह अनन्य है। तो पर्यावरण हमारे लिए अन्य कभी नहीं रहा, वो सदा से हमारे लिए अनन्य का विषय रहा, मतलब अपना अंतरंग रहा, जिसके बारे में आपके प्राचार्य महोदया कह रही थी। वो हमारी अंतरंगता का हिस्सा है। और भाई की कविता इस बात की गवाही दे रही थी कि प्रकृति और पर्यावरण हमारे अंतरंग सहचर रहे हैं, और प्रकृति की कोख में ही रहने वाला नागरिक में कवि की संभावनाएं होती हैं। प्रकृति को छोड़ करके कोई कवि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति की गतिशील सत्ता से उसके भाव सत्ता का सहमेल हुआ करता है, और दोनों की परस्पर अंतर क्रिया से वह ऊर्ध्वमुखी चेतना में आने वाली स्थितियों को सूंघ लेता है, उसको समझ लेता है, उस दर्द का एहसास कराता है। इस कारण से आप देखिए कि प्रकृति में ही कृति शब्द है, प्रकृति में ही कृति है। जब इस पर हमला होता है तो वह विकृति हो जाती है, और उस विकृति के माध्यम से जो संस्कृति बनती है वह भयावह होती है। क्यों? क्योंकि काव्य अपने समाज में जगह सीधे सीधे कभी नहीं बनाता, इतिहास साक्षी है। संस्कृति के माध्यम से कविता अपनी जगह समाज में बनाती है, लेकिन जब संस्कृति ही विकृत हो जाएगी तो समाज में जगह कैसे बनाएगी? इस नाते मैंने कहा कि प्रकृति और कृति यानी काव्य का तो बुनियादी रिश्ता है, और उस रिश्ते को छोड़ करके हम आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन पीड़ा का यह जो एहसास है, और प्रकृति के ज्ञान शक्ति का जो तीखा एहसास है, जितना नई सदी में हुआ उतना उसके पहले नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने पीड़ादायक अनुभव शायद टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी से हम लोग एक्सपोज हो गए। क्योंकि नहीं, आप देखिए पिछले 30 वर्षों में तकनीक आई है। आप सोचिए कि 1918-20 में स्पेनिश फ्लू आई थी। आपको पता, शायद यहाँ बच्चे नहीं होगा, 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मारे गए थे, जिसमें 2 करोड़ लोग केवल हिंदुस्तान में मरे थे। उतनी संख्या अभी कोरोना की महामारी में नहीं पहुंची है। 5 क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, गांव के गांव खत्म हो गए थे। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो 6 महीने के भीतर वैक्सीनेशन हो गया टेक्नोलॉजी से। आप सोचिए कि अमेरिका में जो लिखा जा रहा था उसको बनारस में हम लोग इमीडिएटली सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से जान रहे थे लिखा क्या जा रहा है। तो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज थी, उससे हमारी अवेयरनेस भी बढ़ी, हमारी जागरूकता भी बढ़ी, हमारी सजगता भी बढ़ी, और हमने बहुत कुछ उसमें खोया तो बहुत कुछ पाया भी। बहुत कुछ हमने अपने को बचाने की हम लोगों ने कोशिश भी की है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो काव्य है, कविता है, वो अपनी कृति के माध्यम से संस्कृति के 72 मुद्दों को संबोधित करती है। तो कविता ही वह विधा है जो अपनी कृति के माध्यम से संस्कृति के 72 मुद्दों को संबोधित कर सकती है या करने की सामर्थ्य रखती है। अब ये जो चीजें हैं आप देखेंगे इसमें कि अब इस पृष्ठभूमि में जब आप देखेंगे, ये 2 बिंदु मैं आपके सामने इसलिए कहना चाहता था कि यह समापन वक्तव्य है। आप इस संदेश के साथ जाएं कि ये जो कविता का स्वर है क्यों इतना मुखर है, कविता आज क्यों इतना बोल रही है? क्योंकि बहुत वो संतरास से गुजर रही है। कभी बहुत संवेदनशील नागरिक होता अपने समाज का, और वह रोक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी एक बात यहाँ पर सारे शिक्षक यहाँ बैठे, मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि सारी विधाओं में केवल काव्य ही है या कवि उससे जुड़ा हुआ नागरिक उस समाज का, जो किसी भी दुर्घटना को इंडस्ट्री बनने का इंतजार नहीं करता, उसके उद्योग बनने का इंतजार नहीं करता। उद्योग बनकर जब कोई दुर्घटना उद्योग बन जाती है, वो चाहे पर्यावरण की दुर्घटना हो, चाहे युद्ध की दुर्घटना हो, चाहे महामारी की दुर्घटनाएं हैं, वो साहित्य अलग होता है, उसमें बाजार आता है और उसमें तमाम तरह के बहिष्कार के मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं। हिंदी कविता ने
आज ही नहीं, कभी भी नहीं। उसने दुर्घटना को इंडस्ट्री बनने का इंतजार नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि कोरोना काल में सर्वाधिक मुखरता से हिंदी कविता, नई सदी की कविता सक्रिय रही है। उसने पैंडेमिक इंडस्ट्री होने का इंतजार नहीं किया है, जैसा कि पश्चिम में होता है, कि अन्य विधाओं में होता है। अब आप बताइए, 10 वर्ष बीत जाने के बाद जब आप इस मुद्दे पर कुछ लिखेंगे तो आप ये तो कह सकते हैं साहब एक ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव लेकर के वस्तुनिष्ठ दूरी बना करके आप लिख देंगे, लेकिन उसमें क्या बाजार नहीं रहेगा? क्या आपका दिमाग नहीं रहेगा? क्या उस माँ का वह दर्द आप उस समय व्यंजित कर सकते हैं जिसका बच्चा सो गया था और अटैची खींचती हुई सर कड़ी धूप में सड़क पर जा रही थी, या कि बिहार के किसी स्टेशन पर एक माँ की मृत्यु हो चुकी थी और बच्चा उसके आंचल से खेल रहा था? क्या 10 वर्ष बाद यह अनुभव वही रह जाएगा जो आज है? 10 वर्ष बाद आज जो लिखा गया है, इस सदी में जो लिखा जा रहा है, यही बताएगा कि 2020 से 22 के बीच का समाज क्या था, पूरी दुनिया का समाज। और इस पर पूरी दुनिया में सब सारी चीजें काम होती। इसके जैसा कि दीक्षिता ने कहा कि महामारी जो कविता नामक पुस्तक, इसको मैंने विस्तार से बहुत ही डिटेल्स के साथ लिखा है मैंने, तो एक अलग उसका डिबेट का विषय है। उसमें कोरोजीविका की अवधारणा मैंने इसी दायरे में विकसित की है कि किस तरह से, जैसे जो मैडम कह रही थी, तो इसको मैं बड़े आसानी से, जो एक उल्लास, एक उम्मीद का वातावरण हमारे बीच बने, अवसाद के वातावरण बनाने से कभी भी सांस्कृतिक और सभ्यता का विकास नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका वर्तमान है। आप उससे बाहर कैसे आएंगे, कैसे टकराएंगे उससे? यही होना आपके मनुष्य होना है और आपके गौरव बोध का होना, यही आप कर सकते हैं, यही आपका जीवट है, यही आपकी जिजीविषा है। तो इस तरह से मैं इन बातों का आपसे रखना चाहता था। उद्घाटन सत्र में आप सबने सुना ही कि मैंने कुछ कविता, जिसमें कि ज्ञानेंद्र, मंगलेश डबराल, नरेश सक्सेना, मदन कश्यप सहित सुभाष राय, पूनम वासव और जसिंता केरकट्टा की कुछ कविताओं का मैंने जिक्र किया था। इनमें उन कविताओं का मैं रिपीट नहीं करूँ, लेकिन क्या थोड़ा सा एक 10 मिनट में उसका टेस्ट आपको दूंगा कि कुछ चीज़ें कैसे आ रही हैं, कैसे उनका आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि पर्यावरण की जो चर्चा है, उस पर वह चर्चा का विषय, ये जो आप नहीं समझ सकते, जिसे आपकी प्रिंसिपल मैडम कह रही थी कि क्या है, यह जो है ना, यही वो चर्चा है जो चर्या के खिलाफ जाती है, यानी जो नियतिवाद के खिलाफ जाती है। पर्यावरणीय नियतिवाद भी पश्चिम के द्वारा बनाया गया एक सूत्र है। खैर में बैठ करके जो आप संवाद कर रहे हैं ना, ये संवाद पर्यावरणीय नियतिवाद के खिलाफ जाने वाला संवाद है। अर्थात हम सब लोग जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं, हम इस बात को नकारते हैं कि प्रकृति तो शोषण के लिए ही बनी है और मनुष्य होने के नाते हमारा विकास की प्रक्रिया से जुड़ते हुए प्रकृति का शोषण करना हमारा बुनियादी दायित्व है। नहीं, इसका हम निषेध करते हैं, इसका हम प्रतिकार करते हैं। और इस संगोष्ठी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो जो पर्यावरणीय नियतिवाद की बहसें हो रही हैं, उसको हम खारिज करते हैं, एक संदेश में उसको खारिज करते हैं, हम उसके खिलाफ जाते हैं। अब मैंने पिछले सत्र में एक बात कही थी, जिसमें साहित्य को, तो जो साहित्य से जुड़े लोग नहीं, उनके बारे में वो इतनी आसानी से नहीं, लेकिन एक है कि 1990 के आसपास जो परिवर्तन होता, वहाँ से नई सदी की कविता, जो पर्यावरण चेतना कविता शुरू होती है। और उसी में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 90 के दशक के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं मदन कश्यप जी, जिनकी कविताएं पृथ्वी दिवस 1991 में लिखी कविता थी, वो एक प्रस्थान रचती है। वो जो प्रस्थान रचने वाली कविता है, वो एक तरह का भूमंडलीकरण का जो आरंभ का दौर था, और उसी आरंभिक दौर में अब देखिए, जब जिस लोगों का ध्यान, मैंने गैर कवियों का ध्यान इसकी तरफ नहीं था, तो कविता ध्यान दे रही थी 30 साल पहले। 30 साल पहले ये पृथ्वी दिवस 1991 में लिखा गया था, पृथ्वी दिवस, जिसकी मैं कुछ 1-2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, तब आपको पता चलेगा कि एक कवि 30 साल पहले, जब सदी संक्रमण से गुजर रही थी, तो कैसे वो प्रतिवाद कर रहा था। अवाक है पृथ्वी, अब तो वो चीख भी नहीं सकती, हत्यारे उसका श्रृंगार कर रहे हैं, घाव पर
चिपका रहे हैं नमक। ये एक लंबी कविता है और इसका जो संदेश है वो आप देखिए, वो पढ़ना चाहता हूँ। ये जो मैडम कह रही थी कि कैसे क्या संदेश, तो एक बड़ी कविता है जिसमें दर्द से भरी कविता, बहुत सारे उनके पृथ्वी के शोषक हैं, हवस की बात वो कवि करता है और किस तरह से तुम उसका शोषण कर रहे हो, उसको उसके खिलाफ उठा जाती है। अंत में कवि की जो जिजीविषा है वो बचती है और कहती है, वे बार बार चुराएंगे फिर भी बची रहेगी धूप, वे छुपाएंगे रोशनी फिर भी दिखेंगी राहें, तुम रहोगे पृथ्वी तरबूज की तरह हरा और रसदार, कुचल जाने दो शेषनाग के फण, टूट जाने दो महाबराह के दांत, दरक जाने दो महाकच्छप की पीठ, हम हजारों हजार मुश्किलों पर मुट्ठियों पर तुम्हें, हम हजारों हजार मुट्ठियों पर तुम्हें थाम लेंगे पृथ्वी। हजारों हजार मुट्ठियों पर थाम लेने की जो उदात्तता है, कविता यही करती है, यही कर सकती है कि वह पूरे समय के संतरास, उसकी पीड़ा को कविता व्यक्त करती है, फिर भी कहती है हम निराश नहीं हैं, हजारों हजार मुट्ठियों तुम्हें थाम लेंगे, पूंजीवादी शोषण चाहे जितना ही करता रहे। तो इस तरह से आप देखिए ये कविता जो है इस तरह से उसका प्रतिवाद करती है। अभी अरुण आदित्य की ऑक्सीजन कविता आपने सुनी, मेरे ही प्रस्ताव पर उन्होंने सुनाया, बहुत शानदार कविता है और बड़ी मार्मिक है। कविता अपने रूप में शानदार है लेकिन अपने संप्रेषण में वस्त्र में बहुत मार्मिक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से जिस तरह के दर्दनाक और खौफनाक मंजर पिछले उसकी कमी से हम लोगों ने देखा है, क्या समझते हैं कि ये महामारियां पर्यावरणीय चिंता का विषय नहीं हैं? हम लाख उड़ानें दें लेकिन पर्यावरणीय जो प्रदूषण आया, जो इम्बैलेंसेस आए इन्वायरमेंट में, उसका ही निष्कर्ष रहा कि ये वायरस इतने तेजी से फैले और इस तरह की विडंबनाएं हमारे बीच आई हैं। कुंवर नारायण बहुत वरिष्ठ कवि, आप जानते हैं, बड़े महान कवियों में रहे हैं। वो कुंवर नारायण ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला, साहित्य अकादमी मिला, दुनिया में जाने जाते हैं। वो उन्होंने पारिस्थितिकी, क्योंकि यह जो विषय पारिस्थितिकी का विषय है उससे जुड़ी उनकी कविता है भाषा की ध्वस्त पारिस्थितिकी में, वो लिखते हैं पेड़ की चिंता। और आपको एक बात और बता दूं, हिंदी कविता में पेड़ की चिंताएं बहुत आई हैं। अगर पर्यावरण को आप देखिएगा, और आप लोगों ने पिछले 2 दिन से जो कविता के उद्धरण आए हैं, मैं भी बैठा लगातार हर सत्र को मैंने सुना है, हर वक्ता को मैंने सुना है, तो मैंने खुद आज सुबह ही मैं सुन रहा था तो दीपशिखा बोल रहे थे, कुमार मंगलम बोल रहे थे और वक्ता बोल रहे थे, पेड़ की चिंताएं बार बार आ रही थी। और आदित्य जी के संभाषण में, प्राचार्य जी के संभाषण में बार बार पेड़ की चिंताएं, वृक्षों की चिंताएं आ रही, चिड़ियों की चिंताएं आ रही थी। ये बहुत ही मौजू है, क्योंकि पेड़ का हरा होना, पेड़ का बचा रहना, क्योंकि सर्वाधिक औपनिवेशिक काल में जो शोषित हुआ है पर्यावरण के भीतर तत्व, वह पेड़ ही हुआ है। सबसे ज्यादा पेड़ कटा है। विकास की संपूर्ण प्रक्रिया में सर्वाधिक ध्वस्त वृक्ष ही किए जाते हैं। तो इसमें कभी मुझे लगता है कहीं कहीं से कवियों को ये चीज लगती है, इसलिए उनकी संवेदना के बहुत अंतरंग सहचर रहे हैं पेड़। कुंवर नारायण इसी बात को कैसे ध्वनित करते हैं, कैसे आगे की कविता इसको डेवलप करती है, नई सदी कविता। एक पेड़ जब सूखता है, सबसे पहले सूखने में उसके सबसे कोमल हिस्से सूखते हैं और उसके फूल और उसकी पत्तियां। ठीक एक भाषा जब खोती है, शब्द खोने लगते हैं अपना कवित्व। तो जैसे प्रकृति या पर्यावरण एक पेड़ खोता है तो पूरी प्रकृति की संरचना विलुप्त होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे एक कवि जब भाषा खोता है तो पूरी उसकी काव्य संरचना भी ध्वस्त होने लगती है, क्योंकि अंततः कवि को भाषा में ही व्यक्त करना है या भाषा में व्यक्त करने की सामर्थ्य। और आप सोचिए, भाषा तो बड़ी ताकतवर है, सारा खेल तो भाषा का ही है। भाषा की ताकत से ही दुनिया की सत्ताओं में कई बार रिपीटिशन हो रहा है, क्योंकि अंत खेल आप जानते हैं कि रेटोरिक्स, पॉलिटिक्स का एक बहुत ही शानदार शब्द है। वो राजनीति में तो बाद में आया, वो बेसिकली पोएटिक्स का शब्द है और वो ग्रीक लिटरेचर से आया हुआ शब्द रेटोरिक्स। कवियों को भी बहुत शानदार तरीके से वक्तव्य देना आना चाहिए, ये तो सब मानते हैं। लेकिन प्लेटो कहता है कि कवियों के साथ साथ वो जो जमाना था, क्योंकि रिपब्लिक की जो बात कर रहा था वो बाकी कोई स्त्री बात करता, तो भाई
जैसे राजनेता बोलते हैं वैसे कवियों को भी बोलना चाहिए, रिटायर्स। और आप जानते हैं कि भाषण कला की निपुणता ही अंततः हर शासक को शासन तक पहुंचाती है। और जहां ये नहीं है, आप समझ रहे हैं वहां क्या है। तो ये स्थिति तो है। तो खैर, तो ये एक पेड़ के सूखने, इस पेड़ के सूखने से भाषा की पूरी संस्कृत भी सूख जाती है। ये सब सारी चीजें पर्यावरण तो सूखता है। इसी से जुड़ी हरिश्चंद्र पांडे हैं, वो इसी सदी भाई हमारे लोगों के मित्र कवि हैं, इलाहाबाद में रहते हैं। उनकी कविता देखिए, मंच। बड़ी मैंने आपके सामने छोटी छोटी कविताएं कुछ टुकड़े नोट किए ताकि थोड़ी सी कविता का रसास्वादन भी हो जाए। अब कार्यक्रम तो कविता से बच तो आप सकते नहीं, और मैं चाहता तो नाम लेके छोड़ देता, लेकिन मैंने कहा कि अभी समय सर्वाधिक जल्दी तो मुझे ही होनी चाहिए, मुझे लौटना है, और मैं ही जल्दी में नहीं तो कोई बात नहीं, मैडम से तो मैं वो अनुरोध कर लूँगा, कोई बात नहीं, थोड़ा तो 5-7 मिनट और मैं वो ठीक टेस्ट एक फ्लेवर देना चाहता हूँ हर पीढ़ी का। हरिश्चंद्र पांडे कविता है, न काटो पेड़ मंच हैं पक्षियों के। वो पेड़ों के स्वरूप के बारे में, न काटो पेड़ मंच हैं पक्षियों के, पक्षी यहाँ से अपनी बात पूरी आजादी से कहते हैं। पक्षी यहाँ से अपनी बात पूरी आजादी से कहते हैं। एक पेड़ का कटना एक बहस करते हुए आदमी का कटना भी है। ये केवल कवि लिख सकता है, केवल और केवल कवि। कोई इतिहासकार, कोई नागरिक शास्त्र, कोई बुद्धिजीवी ये बात लिख ही नहीं सकता। ये केवल कविता में ही संभव है कि वो कवि लिखे कि एक पेड़ का कटना एक बहस करते हुए आदमी का कटना है। तो ये चीजें हैं। और ध्यान दें कि ये जो पेड़ यहाँ पर हैं, ये पेड़ केवल स्थूल जड़ नहीं है, ये बहस करते हुए पक्षियों के आधार है। और यही जो मैं आपसे जिलवा की जो हमारे समय के बहुत ही अच्छे कवि सुभाष राय इन पेड़ों को अपनी कविता में पक्षियों के उड़ान के लिए बचाना चाहते हैं। वो महज पेड़ों पर बैठ करके सुभाष राय ने पक्षियों की उड़ान नहीं बचाई है, वो असल में तो अपनी उड़ान भी बचाई है। जैसे फ्लाइट ऑफ प्रकृति नहीं रहेगी तो काहे को फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, काहे को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और काहे को तमाम सारी चीज़ें जो मोर के विधान हम लोग कहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। राजेश जोशी इसी पेड़ के बारे में, वो भी अपने समय के बहुत महान कवि हैं, और ये उन कवियों के बारे में जिनको पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और आज वो सक्रिय है। आज उतनी उन्हें नई पीढ़ी से, राजेश जोशी से लेकर के कुमार मंगलम और युवतम पीढ़ी के हमारे काशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं गोलेंद्र पटेल, शानदार कविताएं प्रकृति और पर्यावरण नदियों पर वो भी लिख रहे हैं। तो अब एक पूरी पीढ़ी जो है राजेश जोशी से लेकर के आप जो है मदन कश्यप होते, कुमार मंगलम होते, आप गोलेंद्र पटेल तक चले जाइए, और बीच में अनिल पांडे, अमरजीत राम जैसे कवि आज बिल्कुल, ये सब बिल्कुल 2-4 साल से नहीं, इस सब के सब अपनी कविता की इनकी उठान ही इन्हीं स्थितियों से, इन्हीं पारिस्थितिकी विवेचन से होती है। हम लोग जब लिखते थे 90s जब शुरू किए थे तब परिवेश का दबाव तो था, लेकिन बेरोजगारी का संकट था, राजनीति का संकट था, बहुत सारे दबाव थे। अब तो नई पीढ़ी के सामने तुरंत प्रकृति का दबाव आ रहा है, क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं जो यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं ये तो गांव में है, यहाँ जानते हैं। जो हम लोगों के बच्चे हैं, जो मैंने कह सकते हैं भाई जो सेकंड जनरेशन के, जब से हम लोग बच्चे एक बड़ी नौकरियों में थे, वो गांव से उनका नाता कट गया, तो सचमुच न उन्हें धान की पौध का पता है, न अरहर के खेत का पता है, और न उसके साथ जुड़ी व्यंजना का पता है। ये क्योंकि नई पीढ़ी अब, लेकिन उसमें जो संवेदनशील पीढ़ी है, जो कविता है, वह इस बात को समझती है और इस बात को जानती है। तो ये जो राजेश जोशी की कविता तक जो हम आपसे कहना चाहते थे, तो यहाँ पर उनकी कविता है कि पेड़ों की न जाने कितनी प्रजातियां विलुप्त हो गई, अब तो उनकी कोई स्मृति ही भी बाकी नहीं है। और याद करें मदन कश्यप जब लिखते हैं कि वे पेड़ों को काटना ही नहीं, उसका हरापन भी चूस लेना चाहते हैं। इसी तरह से प्रेमी शंकर शुक्ल भोपाल में रहते हैं, उनकी सूखी झील के सूखे पे कविता है। वो भी आप देखिए, एक झील पानी देती है तमाम पशु पक्षियों को, एक तरह का शरण होती है। एक झील का सूखना महज पानी का सूखना नहीं होता, उससे जुड़ी हुई समस्त संस्कृति का सूखना भी होता है। जो वो कहते हैं कि किसी झील का पक्षी, जो झील का पानी पालता था पूरा शहर, वही झील अब अपनी पानी के लिए छटपटा रही है।
मतलब आप देखिए ये जो बेचैनी है, और ये सब के सब नई सदी के कवि हैं। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हिंदी कविता की नई सदी की हिंदी कविता की बुनियादी चिंता मुख्यतः पेड़ की चिंता भी है। यानी नई सदी के पर्यावरण की बुनियादी चिंता पेड़ की चिंता भी है। इसको मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, और यह चिंता हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक है। हमारे ही छात्र हैं, युवा कवि हैं अमरजीत राम, इलाहाबाद में रहते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे हैं। उनका जरा एक उन कविता के पढ़ देखिए। सोचो तब क्या साथ जाएगा, जब पृथ्वी मना कर देगी इंसानों को, नदियां लौट जाएंगी जैसे जैसे गई थी, सागर मना कर देगा कुछ भी देने से। अब सोचने के लिए यही कविता यही कविता का दायित्व उनको सोचने के लिए विवश करती है। सागर मना कर देगा कुछ देने से और पृथ्वी लौट जाएगी अपने ही घर में, तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। ये जो चिंता है, ये सारी चिंता एक तरह के जो है, कह सकता हूं मैं यहाँ पर कि असल में नई सदी की कविता एक तरह के साहित्य का, वह साहित्य के भीतर पनप रहे उस गुस्से की प्रतिध्वनि भी है जो पर्यावरणीय शोषण के कारण से विकसित हुई है। और कह सकते हैं यह जो क्रोध है ये इतना सात्विक है कि कवि के अपने कर्तव्य बोध के भीतर से प्रकट होता है। तो कवि के कर्तव्य बोध के भीतर से प्रकट होने वाला गुस्सा उसकी कविता में जब संप्रेषित होता है तो उसका नहीं रह जाता, वह पूरे के पूरे सभ्यता और संस्कृति का हो जाता है, क्योंकि जिसका प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा होता ही रहता है। तो अंत में मैं कुछ 1-2 मिनट में कुछ इसके सूत्र जो हम सूत्र अपनी बात, ये तो मैंने आपके सामने कविता के रंग रखा। ये कविताएं मैंने कहा कि ये तो 2 दिन में आपने देखा कितने सारे नाम आए, कितने सारे कवि आए, और हरि अनंत हरि कथा अनंता का मामला है। लेकिन इतना तो जो गैर साहित्य के शिक्षक, शिक्षार्थी और नागरिक जन यहाँ बैठे हुए हैं, इतना तो उन्होंने महसूस किया होगा कि हिंदी कविता बड़ी उर्वर और पर्यावरण के दृष्टि से बहुत संपन्न कविता है। इसलिए इसको आपके इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता यह कह करके आप इसे खारिज नहीं कर सकते। आप पढ़ें, गुने, तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्या ताकत है। इस महाविद्यालय ने इस पर चर्चा करने का जो अवसर दिया है, वह अवसर असल में हमारे लिए एक बड़ा अवसर भी था कि हम अपनी आवाज़ को अपने आने वाले पीढ़ी तक पहुंचा सकें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, हमारे छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, असल में ये आयोजन तो तुम सब के लिए था, क्योंकि हमारे स्वर को अगर कोई आगे ले जाएगा तो तुम ही लोग ले जाओगे, और तुम्हारे माध्यम से फिर पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रवाहमान होता रहेगा। साहित्य के भीतर शब्द की असल में यही चरितार्थता भी हुआ करती है। तो मैंने शुरू में जो कहा कि कविता ने सजगता और जिम्मेदारी दोनों का जिस तरह से निर्वाह किया है, वही उसकी स्वाधीनता और वही उसकी सामाजिकता का पुख्ता प्रमाण भी है। इसलिए कविता स्वाधीन भी है और कविता सामाजिक भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी के बड़े आलोचक हैं, जो बहुत महान आलोचक हैं, उन्होंने बार बार लिखा है कि शेष प्रकृति के साथ रागात्मक आनंद ही आनंद की व्यापकता का कारण है। तो शेष प्रकृति के साथ जो रागात्मक लगाव है, वही असल में आपके जीवनगत आनंद का आधार है। तो शेष प्रकृति के साथ आनंद कब आएगा, रागात्मक लगाव तब जो प्रकृति सुरक्षित रहेगी, उसका पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, या कम से कम उस पर्यावरण के भीतर से उससे आप संवाद करने की स्थिति में रह जाएंगे। इसलिए कविता और प्रकृति और पर्यावरण दोनों का संबंध परस्पर ऊर्ध्वमुखी संबंध होता है। प्रकृति कभी भी आपका शोषण नहीं करती। कभी प्रकृति, कोई बताए कोई जीवन का कोई प्राकृतिक विधान हो जिसने मनुष्य का शोषण किया हो, शोषण तो उसका हम मनुष्य ही करते रहते हैं। इसी तरह से साहित्य कभी आपका नुकसान नहीं करता। दुनिया का कोई भी साहित्य, अंग्रेजी से लेकर हिंदी से लेकर भोजपुरी तक चले जाइए, दुनिया कोई साहित्य महान हुआ ही नहीं जो आपको अतीत जीवन की तरफ ले जाए, जो आपको हताशा और निराशा के दौर से
साहित्य तो सबलाइन करता है, साहित्य तो आपको इसलिए शुक्ल जी ने जो है रामचरितमानस की व्याख्या करते हैं, आनंद की साधना अवस्था की बात उनकी, उसका तो एक अलग डिबेट है। लेकिन साहित्य और प्रकृति यानी कृति और प्रकृति दोनों का संबंध परस्पर ऊर्ध्वमुखी होता है। वो ऊर्ध्वमुखी होने का संबंध जब टूटता है तब समाज में दरारें उत्पन्न होती है। हमारा दायित्व है, हमारा नागरिक दायित्व है कि हम इन दरारों को पाट तो नहीं सकते, लेकिन उससे हम कम तो कर सकते हैं। इसलिए जितना हम कम कर सकें वो उतना ही इसमें जरूरी है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अंत में मैं विष्णु खरे की एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक दो पंक्ति से अपनी बात में समाप्त करना चाहता हूँ। रुदन कविता का एक हिस्सा है और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, अब नहीं है। हम सारे कवि वृक्षों में बहते हुए जीवन रक्त की तलाश में अंगुलियों को लहूलुहान करते रहते हैं। अब ये जो मैसेज है, हम सारे कवि वृक्षों में बहते हुए जीवन रक्त की तलाश में अंगुलियों को लहूलुहान करते रहते हैं। यह अंगुलियां लहूलुहान होती रहे हमें स्वीकार है, लेकिन हमारी मनुष्यता सुरक्षित रहे, हमारा मनुष्य अपने गौरव बोध को लगातार प्राप्त करता रहे, हमारी नई पीढ़ी पर्यावरण की शानदार पर्यावरण के साहचर्य में सुखद शानदार भविष्य के आकर्षण के साथ ऊर्ध्वमुखी हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और पूरे दोनों दिन सभी सत्रों में आपका पूरा छात्राओं की बहुत शानदार उपस्थिति रही। मैं तो कल बहुत ही भावुक हो गया था जब आपके करीब 100 से अधिक ही छात्र छात्राएं मुझे गैलरी में घेर के कहे सर फोटो। मैंने ये जो लगा, अच्छा लगा कि भाई ठीक है वो फोटो सब तुम लोगों के पास है, उसका मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी सही, बैठ लगे मिल गए हम जरूर अपने वाल से उसको शेयर करेंगे। हम तुम तक नहीं करने का मतलब, क्योंकि हमारी ताकत, हमारी यानी हम शिक्षकों की ताकत, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, आप लोग, आपके जो भी संसाधन हैं उनकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन आपके कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। आपके सपने उड़ते रहें, आपके सपने जो है कहते हैं कि आकाश धर्मी स्वप्न आपके हों, आप अपने सपनों में आकाश की ऊंचाई को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः बहुत आप सबके प्रति आभार, बहुत धन्यवाद। उसको अगर आप पूरा सुना दे तो आनंद आएगा। वो तो मेरे पास नहीं है, मैं कोई जल्दी पूछे चला दूँ। ये भी सुना था है वो पैसा अच्छा है वो, क्योंकि वो मौजूद तरीका है। वो लंबी करना समय लगेगा और उसके जो है हाँ वही चीज़ जो है वो नहीं, वो मुझे भी कविता अच्छी लगती है। उस पर मेरे छात्रों ने जिस सेंटर का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ BHU के, उसको उन्होंने सांगीतिक प्रस्तुति दी। अभी यहाँ जब जिस दिन आ रहा था उसी दिन की घटना है, और मुझे बार बार खुद जब म्यूजिक में गई, संगीत में गई, मैंने अपने फेसबुक वॉल पर उसको डाला है और उसमें हज़ारों की व्यूवरशिप उसकी आई है। तो उसकी मैं, अब वो तो संगीत वाली बात तो यहाँ पर बन नहीं सकती, लेकिन मैं एक कवि के नाते, मतलब कवि के रूप में उसको पढ़ता हूँ। उसकी सांगीतिक के लिए तो आपके सर दुबे सर हैं, कभी आप अगर उसे सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो है मतलब कोइया जल्दी कूको ना, ये उस दौर पैंडेमिक लॉकडाउन 2 की कविता है, उस बीच लिखी कविता है जब चारों तरफ सन्नाटा था, घरों में हम लोग कैद थे और कोयल और कचकचिया की आवाज़ ही हमारा संबल थी। कचकचिया इधर भी होगी, बैरदार नाम से मोटे मोटे पक्षी होते हैं जो समूह में चलते हैं, और कोयल की आवाज़ तो खैर इस समय हर जगह गूंजी रही है, रात भर और दिन भर सुनाई देती है। इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी हैं सब फूल, इस निर्जन में सब कुछ ठहरा बासी हैं सब फूल, सूख गई है मन की काया केवल हरे बबूल, कोयलिया जल्दी कूको ना,
कोयलिया जल्दी कूको ना। देखो कैसा चांद उगा है, देखो कैसा चांद उगा है, तनका शीतल तप्त हुआ है, गंगा निर्मल कल कल छवि में, घाट विहसता जप्त हुआ है। इस उदास सी काया में अब, इस उदास सी काया में अब जीवन जग संतप्त हुआ है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। श्रमिक चल पड़े आहें भरते, सूनी सड़कें गुलजार हुई। श्रमिक चल पड़े आहें भरते, सूनी सड़कें गुलजार हुई। गिरते पड़ते पहुँचे घर फिर, हलचल गांव में चार हुई। थके पांव फुरसत दौड़े जब, थके पांव फुरसत दौड़े जब, आंखें सब बेजार हुई। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। अब इसमें देखिए, श्रमिक गांव पर पहुंच रहे हैं और सैकड़ों माइल्स की दूरी तय करके पहुंच रहे हैं बड़ी उम्मीद से, और घर की मलकिन इंतज़ार करे वो आएंगे, और बहुत कि भाई अब चले हैं, मीडिया से आ रही खबर, लेकिन जब दरवाज़ा वो खोलती है तो सामने कोई और सूचना आती है। आप समझ सकते क्या सूचना आती है। तो वो जो दर्द था उसके भीतर, उम्मीद के भीतर जो दर्द था, घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सोच रही है। घर की मलकिन देख रही है, वे आएंगे सोच रही है। चूल्हे पर अदहन डाल हठीली, बातें कुछ कुछ बोल रही है। चूल्हे पर अदहन डाल हठीली, बातें कुछ कुछ बोल रही है। हुलस उठी तब दौड़ पड़ी पर, हुलस उठी तब दौड़ पड़ी पर, भर उदास अब लौट रही है, भर उदास अब लौट रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। गौरैया का देखो, जो जिस पर्यावरण की बात हम लोग करते हैं, क्या स्थिति थी, उसका भी दर्द था पर्यावरण के भीतर। गौरैया भी जगी हुई है, गौरैया भी जगी हुई है, तिनका तिनका बीन रही है। सृजन राग से इस दुनिया में जाग भाग को साध रही है। सृजन राग से इस दुनिया में जाग भाग को साध रही है। हुआ सवेरा दौड़ी आई, हुआ सवेरा दौड़ी आई, मिला नहीं जो ढूंढ रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। उठी लहर आया एक झोंका, जहर हवा, हवा है पूरा जहर जो व्याप्त। उठी लहर आया एक झोंका, जहर हवा ले कहर रही है। नहीं चहकते कुत्ते बिल्ली, जन जन गायब क्यों पूछ रही है, जन गायब क्यों पूछ रही है। कोयलिया जल्दी कूको ना, कोयलिया जल्दी कूको ना। इसी उद्दीप्त और उदात्त कामना के साथ एक बार बच्चों तुम लोगों को फिर शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद सर इस मार्मिक कविता के लिए, कोयलिया जल्दी कूको ना। इसके साथ ही सर, आपने जो यहाँ पे आज अध्यक्षीय उद्बोधन दिया है, उसके लिए हम सभी आपके सदा आभारी रहेंगे। आपने यहाँ पे कवि, कविता, काव्य पाठ, संस्कृति, सभ्यता, हर किसी को पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास किया है। उसके बारे में हम सभी को समझाया है, हमें ये बताया है कि किस तरह हम मनुष्यों के पास कल्पना करने का अधिकार है, जो कि देवताओं के पास भी नहीं है। शायद इसी गुण से एक कवि अभिभूत रहता है और अपनी कल्पना के द्वारा ही वो हमें ये भी बताने में सक्षम है कि आज क्या हो रहा है, कल क्या था और आगे की 10 शताब्दी बाद क्या होने वाला है। तो इस वक्तव्य के लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। एक शुरुआत सी खुशनुमा हो गई, मिलके चलने की रुत सी यहाँ हो गई। एक शुरुआत सी खुशनुमा हो गई, मिलके चलने की रुत सी यहाँ हो गई। जीत जाने की लौ आपसे जो मिली, जीत जाने की लौ आपसे जो मिली, वो धुआं बन उठी आसमां हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इस संगोष्ठी के अंतिम पड़ाव में हैं, जो कि आभार प्रदर्शन का क्रम है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतना बड़ा आयोजन बिना अथक प्रयास के संभव नहीं हो सकता था। हम सभी को बहुत थोड़ा सा समय मिला इसकी तैयारी करने के लिए, पर फिर भी हम सभी ने अपना पूरा प्रयास किया है
इस संगोष्ठी को अच्छा से अच्छा बनाएं, अच्छा से अच्छा आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। साथ ही इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है यहाँ पर आए हुए सभी श्रोताओं का, वक्ताओं का भी। तो निश्चित ही है कि सभी की जिंदगी में थोड़ी सी व्यस्तता जरूर हो गई होगी। तो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम एवं इसकी विराट सफलता का श्रेय आप सभी को जाता है और कार्यक्रम का यह क्रम आभार प्रदर्शन का है। इसीलिए अब मैं हमारे युवा आयोजक महोदय और शब्दों के धनी श्री जगन्नाथ प्रसाद दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और आभार प्रदर्शन का यह क्रम पूर्ण करके आयोजन को अपने अंतिम चरण में ले जाए। बहुत शुक्रिया मैडम। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हिंदी के चर्चित कवि मेरे गुरु श्री प्रकाश शुक्ल जी, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मेरे बेहद आदरणीय अरुण आदित्य जी, विशिष्ट उपस्थिति के रूप में मंच पर उपस्थित महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम, संचालन कर रही डॉक्टर कुमकुम पांडे मैडम, सभागार में मेरा पूरा शिक्षक समुदाय उपस्थित है, बड़े भाई अरुण शुक्ल जी हैं, कुमार मंगलम जी हैं, मुरादाबाद से सर आए हुए हैं और आपके खैर ब्लॉक के BDO यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और BHU में मेरे साथी रहे रुपेश मंडल जी भी यहाँ मौजूद हैं। रुपेश जी को जब मालूम हुआ कि BHU से प्रोफेसर प्रकाश शुक्ल सर आ रहे हैं, हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि मैं चाहे जितनी व्यस्तता हो मैं आऊँगा जरूर, और वो यहाँ आए, यहाँ उपस्थित हुए। तो आप सबके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। कुमकुम मैडम ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है कि बहुत कम समय मिला। जब हमें यह मालूम हुआ कि हाँ हमें अब एक सेमिनार कराना है, तब हमारी होली की छुट्टियां हो चुकी थी और उसके बाद जब यह महाविद्यालय खुला, जब शिक्षण कार्य शुरू हुआ 21 तारीख को, तब से और आज 29 तारीख को, तब से यह आयोजन चल रहा था। इतने कम समय में जिस तरह से महाविद्यालय के हमारे साथियों ने मिल करके एक रूपरेखा तैयार की, एक पूरी योजना बनाई और उसमें हम सफल हुए, क्योंकि हमने जिन जिन अतिथियों से कहा कि आपको आना है, किसी ने हमें मना नहीं किया कि हम नहीं आ पाएंगे, तमाम व्यस्तताओं के बावजूद। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे गुरु श्री प्रकाश शुक्ल जी, हमने बात की इनसे कि सर ऐसा ऐसा है, आयोजन कर रहे हैं, और पता चला कि बनारस से अलीगढ़ आने वाली किसी ट्रेन में कोई टिकट नहीं। सर से हमने कहा कि ये स्थिति आप फ्लाइट से आ जाएगी, तो बोले नहीं, तुम लोगों का आयोजन है और उसमें अर्थ की क्या स्थिति होती है मैं जानता। सर बनारस से लखनऊ तक आए ट्रेन से, लखनऊ में फिर दूसरी ट्रेन पकड़ी इन्होंने और वहां से अलीगढ़ आए। वरिष्ठ कथाकार अखिलेश जी से हमने बात की, उन्होंने भी अपनी व्यस्तता के बीच से समय निकाला, आए। इस सत्र के मुख्य अतिथि के तौर पर अरुण आदित्य जी, आप सब जानते हैं, एक छोटे से पत्रकार को भी आप जब कहते हैं कि ये काम करना है तो अपनी तमाम व्यस्तताएं बताता है, और जो व्यक्ति पूरा मंडल देख रहा हो एक अखबार का, उसके साथ कितनी व्यस्तताएं होती होंगी, लगातार व्यस्तताएं रही, लेकिन उनके बीच उन्होंने समय निकाला, मेरे निवेदन को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त जो हमारे वक्तागण थे, जिनसे भी हमने कहा, शुरू में ही कहा, वो सब, उन सब ने हमें अपनी सहमति दी और वे आए। उन सबके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। दीपशिखा दी पीछे बैठी हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। जब मैं BHU में BA करने गया था, दीदी वहां से MA करके निकल चुकी थी, तो JNU से उन्होंने PhD की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस समय प्राध्यापन कार्य कर रही है। हमारी जब योजना बनी और हमने कहा यह विषय रखा है, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकृत ली और आई
सुबह से आप देख रहे हैं तो बैठी हुई हैं। अपने सत्र में उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की, बहुत गंभीरता से इस समस्या की तरफ ध्यान दिलाया और इस पर अपने विचार व्यक्त किए। उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दो और प्राध्यापक प्रोफेसर वेद प्रकाश जी और प्रोफेसर शंभुनाथ तिवारी जी हम लोगों के बीच आए हुए थे। उनके प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम में जिन लोगों का जिस भी रूप में योगदान था, उस योगदान के लिए मैं हर किसी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज्यादा आभार तो इन प्यारे छात्र छात्राओं का, जिनका कल से ही हम शोषण कर रहे हैं, सुबह से शाम तक बिठा करके रखा है और पूरे उत्साह के साथ तालियां बजा रहे हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। तो हम लोग जो भी आयोजन करते हैं, जो भी अकादमिक गतिविधियां करते हैं, उसके केंद्र में आप बच्चे ही होते हैं और उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि हम सबको जो माहौल मिला है, जिस तरीके से हम लोगों ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, उसका लाभ आप तक पहुंचे, वो सारी चीजें आप जाने। अकादमिक जगत में किस तरह की बहसें चल रही है हमारे समाज को लेकर, संस्कृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, पारिस्थितिकी को लेकर, उन सारी बहसों से आप रूबरू हों, उनसे आप परिचित हों, यही हम सबका उद्देश्य रहता है। और इसी उद्देश्य के को ध्यान में रख करके हमने ये आयोजन किया। इसकी सफलता असफलता इस पर चर्चा होगी। जो कुछ इसमें बेहतर और खूबसूरत है वो हमारे इन साथियों की वजह से है। जो कमियां रह गई होंगी वो मेरे जिद की वजह से रह गई होंगी, इसलिए आप उसे इग्नोर करेंगे और जो खूबसूरती है, जो अच्छाई है, उसके लिए हमारे प्राचार्य मैडम को और हमारे इन साथियों को आप शुक्रिया कहेंगे, शुभकामना देंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी और जिस भी रूप में हमें अवसर मिलेगा, हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे, आप सबको आमंत्रित करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, आप सब आएंगे, यह भी उम्मीद है। आभार प्रदर्शन के इस क्रम में जो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें दीपक गुप्ता जी हैं, पवन कुमार है, मनीष जी हैं, रिंकू है, सचिन है, ललित है, ये सब जब से इस कार्यक्रम की योजना बनी तब से और आज अब तक, और जब आप सब चले जाएंगे उसके 3-4 घंटे बाद तक इनका काम चलता रहेगा। और इस पूरे हॉल को फिर से व्यवस्थित करके, बंद करके, जो सामान जहां से आया है वहां उन्हें वापस भेज करके फिर वो कार्य मुक्त होंगे। उनकी मेहनत जो अदृश्य है, जो आपको सामने से नहीं दिख रही होगी, उनकी उस मेहनत को मैं सलाम करता हूं और उनके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 3 ऐसे मेरे साथी हैं जो इस महाविद्यालय से आज के डेट में सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े और राजवीर, लेकिन इन तीनों ने चूंकि इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, इस महाविद्यालय को अपना घर ही समझते हैं। और जब भी कोई आयोजन होता है, किसी भी तरह का कोई आयोजन हो और उनसे ये कहा जाए कि राजवीर, छोटे बड़े, ये आयोजन होना है, पूरी मुस्तैदी के साथ 24 घंटे, आप रात में उनको 2 बजे भी फोन करेंगे, जी सर, यही उनकी आवाज होती है। तो इस कोई भी आयोजन होता है, इस आयोजन के पीछे जो दृश्यमान होता है, जो दिख रहा होता है, वो तो होता है। जो फ्रंट पर होता है वो सबसे कम काम करता है, जो अदृश्य होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है। इन सबने मेहनत की, इन सबने काम किया और उसका परिणाम ये है कि इस रूप में हम इस संगोष्ठी को कर पाए हैं। जो कमियां रह गई होंगी, आगे जब हम कोई आयोजन करेंगे उसे सुधारेंगे, उन्हें और व्यवस्थित करेंगे और खूबसूरत आयोजन करेंगे। जो कुछ हुआ इससे ज्यादा खूबसूरत होगा, ये भरोसा तो मैं दिला ही सकता हूं। और ये भरोसा भी इन्हीं सब की वजह से है कि ये सब और बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो आप सबके प्रति एक बार फिर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।